हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 4। इसके पहले हम लोग ने पार्ट थर्ड, सेकंड और फर्स्ट में वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी और उसके पहले जो इसकी थ्योरी थी उसको भी हम लोग ने पढ़ा था। उस थ्योरी में हम लोग ने सीखा था कि हम लोग किस किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। जो हमारे डायनेमिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो हों या फिर कोई काइनेमेटिक वाला क्वेश्चन हो, उसको भी हम लोग इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करता है, जो कि लॉज ऑफ मोशन से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं, फिर वहां से काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज करके बाकी चीजों को करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का इस्तेमाल, जो भी कॉन्सेप्ट इस पे हैं उनका उसी तरीके के सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। एक अल्टरनेटिव मेथड होता है और काफी आसान होता है। तो देखिए, आज हम लोग कुछ इस पे 26 से लेकर 32 क्वेश्चंस तक इस पे सॉल्व करेंगे। इस स्लाइड डेक को बनाने के लिए कुछ इमेजेस का यूज किया गया है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 26 है, पर ये आज का पहला क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ूंगा, थोड़ा सा आपको इसके की पॉइंट्स, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और हिंट दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, तब जाकर कहीं मैं इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। A block of mass 0.5 kg has an initial velocity of 10 meter per second while moving down an inclined plane of angle 30 degree. The coefficient of friction between the block and the inclined surface is 0.2. The velocity of the block after it covers a distance of 100 meter is। यानी कि एक ब्लॉक है जिसका कि मास हमें दे रखा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इतना है। अब ये एक इस पे क्या कहते हैं, एक प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, 30 डिग्री है उस पे इंक्लिनेशन। वहां पर वो इंक्लाइन जब कर रहा है तो वो एक फ्रिक्शनल फोर्स को भी एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां पर जो वो ब्लॉक और उस सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.2। तो द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। यानी कि यहाँ पर हमें एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होना चाहेगी काइनेटिक एनर्जी में, बट कंटिन्यूअसली उस पे क्या हो रहा होगा, एक रिटार्डेशन भी हो रहा है, या कह लीजिए कि एक एनर्जी का लॉस होगा फ्रिक्शन की वजह से, और कुछ उसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद थी। तो कुछ इन चीजों का जब हम लोग यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे इस पे दिया हुआ है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक इंक्लाइंड इस तरीके का प्लेन है और इस पे एक ब्लॉक रखा है जिसका की मास 0.5 केजीज है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है और ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ये आ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन पर आ रहा है। अब क्योंकि अ, ये इस तरफ मूव कर रहा है इस प्लेन में, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा एनर्जी लॉसेस के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो म्यू है उस वो जैसे 0.2 दे रखा है और थीटा 30 डिग्री हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है, कितना है, 10 मीटर से। बस अब हमारे पास क्या है कि यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि mg इधर एक्ट होगा, इधर mg साइन थीटा होगा और इधर mg कॉस थीटा होगा। अब क्योंकि इस डायरेक्शन पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो जो mg कॉस थीटा है वो बराबर हो जाएगा n के, यानी कि mg कॉस थीटा बराबर n। इक्विलिब्रियम पर इस डायरेक्शन पर
कोई मूवमेंट नहीं है, इस कारण से मैं कह रहा हूँ। तो ये mg cos थीटा बराबर n हो गया। यहाँ से अब अगर हम लोग आके देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो होता है म्यू एन, और म्यू एन पे जब यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। अब क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे तरफ ही आ रहा है, यानी कि जो g sin थीटा है वो कंपोनेंट बड़ा है एज कंपेयर टू जो इधर एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरफ जो एक्सेलरेशन है या फोर्स के टर्म्स पर अगर हम लोग लिखें तो mg sin थीटा हो जाएगा, यानी कि mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर फोर्स हो जाएगा। अब फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं ma, जहाँ पर जो m है वो मास ऑफ ब्लॉक है। m से जब डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ के जो m है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये वाली इक्वेशन एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन, ये निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया हम यहाँ पर। अब यहाँ से जो g की वैल्यू है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया 10, और थीटा की जगह पर 30 पुट कर दिया, तो ये बन गया 10 इंटू ब्रैकेट में साइन 30 माइनस 0.2 कॉस 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू ये हो गई 1/2, और इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई √3/2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारा निकल कर आ जाएगा 3.268 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वो एक्सेलरेशन है जिसके साथ ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। हमें एक बार अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए यहाँ पर अब हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ए पता चल गया। चाहते तो हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते थे, बट जो चीज निकल कर आती वो यही निकल कर आती फाइनली, वहां से भी। तो अब क्योंकि हमारे पास ए है और हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हम लोग कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है और इस पे एक्सेलरेशन जो है वो इतना है 3.268 का, s जो है वो 10 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका यहाँ पर स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 3.268 इंटू 10 हो गया, 10 स्क्वायर यानी कि ये 100 हो गया, और ये बन जाएगा 20 इंटू 3.268 यानी कि 165.36, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब एक बार अगर हमें सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, ये वी स्क्वायर पता चल गया, एक्सेलरेशन नहीं, वी स्क्वायर पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 165.36 यानी कि अप्रॉक्स 13 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, उसके अबाउट है ये। तो क्योंकि ऑप्शन पे हमारा 13 दे रखा था, तो अराउंड 13 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो निकल कर आ गई, यानी कि जो आंसर बी है वो करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू inclined frictionless track, one gradual and the other steep, meet at a from where two stones are allowed to slide down from rest, one of each track as shown in the figure। तो ये कुछ दो तरीके के ट्रैक हैं, एक तो इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, यानी कि एक कुछ इस तरीके का घर है हमारा, तो दूसरा थोड़ा सा स्टीपनेस उसकी डिफरेंट है। ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा वाला हो गया। दोनों ही केस में जो इनके टॉप की हाइट है वो h ही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मान लीजिए कि इस पे जो था कि दो इंक्लाइंड प्लेन पर हमने एक जो इस तरीके से था, इस तरीके से, तो इस पे दो स्टोन्स को दोनों प्लेन में हम लोग ने नीचे फॉल कराया, मतलब स्लाइड कराया या इनको रोल कराया, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। क्योंकि स्टोन माना है तो एज अ पार्टिकल मानना है, तो रोटेशन या स्लाइड की अभी हम बात नहीं कर रहे। सिंपल सा ये है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, स्लाइड हो रहा है, आ रहा है, यानी कि फ्रिक्शन वगैरह अभी हम लोग के पास नहीं है, तो स्लाइड होते हुए नीचे आ गया। अब ऑप्शन है हमें कि बोथ द स्टोन्स रीच द बॉटम एट द सेम टाइम बट नॉट विद द सेम स्पीड। दूसरा है कि बोथ द स्टोन्स रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड एंड स्टोन फर्स्ट रीचेस द बॉटम अर्लियर देन स्टोन सेकंड। सी है both the stones reach the bottom with the same speed and stone second reaches the bottom earlier than stone first. Both the stones reach the bottom at different times with different speeds। तो इस
तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि दोनों केस में जो एक्सेलरेशन है वो कैसे डिपेंड करते हैं एंगल पर, और स्टीपनेस से क्या मतलब है, थीटा बड़ा है या थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है, ये आपको देखना है। तो एंगल डिपेंडेंस इन क्वांटिटीज पर मौजूद है, वो कितनी है, कैसे है, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ पे आएगा कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर मैं इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। तो देखिए, अब यहाँ से हम लोग इस पे हम जानते हैं कि, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, जो दोनों ही सरफेस हैं उन वो दोनों फ्रिक्शनलेस हैं। अब दोनों ही सेम हाइट से जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे लुढ़कते हुए आ रहा है, ठीक है, दोनों में ही सेम हाइट से ऑब्जेक्ट लुढ़कते हुए आ रहा है, यानी कि जितनी भी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी पूरी खर्च हुई होगी नीचे तक आने में। अब जो हमारा ये इस डायरेक्शन पर, मतलब ये जो स्टीपनेस है वो अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो परपेंडिकुलर हाइट में जाने में चेंज होती है। आप इधर कैसे भी इधर चल जाइए, पोटेंशियल सेम ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ इसको देखेगी, और दोनों ही केस में जो दो हमारे पास स्लोप है, दोनों ही केस में जो उनकी हाइट है वो सेम है, जिसके कारण से दोनों ही स्टोन के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है, और इतनी ही एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मास से मास अगर कैंसिल कर दिया जाए तो 2gh, यानी दोनों ही केस में जो वेलोसिटी निकल कर आएगी वो सेम निकल कर आएगी। अब होगा क्या, मतलब वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो वेलोसिटी तो सेम है। अब अगर बात करें हम लोग की एक्सेलरेशन की, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा होता है जी साइन थीटा। अब अगर a1 की बात की जाए तो वो हो जाएगा जी साइन थीटा 1, और a2 की बात करी जाए तो वो हो जाएगा जी साइन थीटा 2। जो थीटा 1 है वो लेस देन थीटा 2 है, यानी थीटा 2 की वैल्यू बड़ी है थीटा 1 से, क्योंकि देखिए ये ज्यादा स्टीप है और ये कम स्टीप है, जिसके कारण से जो साइन थीटा 2 की वैल्यू होगी वो भी बड़ी होगी एज कंपेयर टू साइन थीटा 1, जिसकी वजह से अगर दोनों तरफ हम लोग जी का भी मल्टीप्लाई करें तो अभी भी ये वैल्यू बड़ी ही होगी, यानी कि जो a2 है वो ग्रेटर देन a1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जहां पर की डिस्टेंस हमारी कैसी है, दोनों तरफ कुछ इस तरीके से है, एक्सेलरेशन क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है तो ये जल्दी इस चीज को कवर कर लेगा। क्लियर? तो ये निकल कर आ जाता है कि जो सेकंड वाला हमारा स्टोन होगा वो जल्दी पहुंचेगा एज कंपेयर टू स्टोन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सपोज द एवरेज मास ऑफ रेन ड्रॉप्स इज 3 इंटू 10⁻⁵ kgs। एक एवरेज मास, अब देखिए क्योंकि एक एक काउंट हम लोग नहीं कर सकते रेन ड्रॉप्स के, अगर हम लोग मास की बात करें तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते कि इस रेन ड्रॉप, इस रेन ड्रॉप की, इस रेन ड्रॉप की। तो ओवरऑल हमें बात करनी है, इस कारण से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एवरेज बात करी है, एवरेज मास बात करी है उस रेन ड्रॉप की। ये नहीं लिया कि रेन ड्रॉप का मास, इस पर्टिकुलर रेन ड्रॉप का मास इतना है, वो हमें बात करनी ही नहीं है। तो एवरेज लिखने का मतलब यहाँ पर ये है एवरेज मास ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी किया गया है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर कभी ऐसा लिख कर भी आता है कि मास ऑफ रेन ड्रॉप, तो उसका मीनिंग यही होगा कि वहां पर जो एक रेन ड्रॉप का मास निकाला गया है वो एवरेज आउट करके निकाला गया है। एक इंडिविजुअल रेन ड्रॉप से अगर दूसरे इंडिविजुअल रेन ड्रॉप को अगर हम लोग कंपैरिजन करें तब फिर हम उस पे अलग अलग चीजें ले सकते हैं, जैसे कि दो बॉल की अगर हम लोग बात करें, उसी तरीके से दो रेन ड्रॉप की बात करें तब वहां पर डिफरेंट डिफरेंट मास होगा, वरना कभी भी अगर रेन ड्रॉप की मास की बात होती है तो वो एवरेज मास ही कैलकुलेट होता है। फिर है एंड देयर एवरेज टर्मिनल वेलोसिटी
9 मीटर पर सेकंड, जो एवरेज टर्मिनल वेलोसिटी वो कितनी है, 9 मीटर पर सेकंड है। देन द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय रेन टू ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द सरफेस एट प्लेस विच रिसीव्स 10 सेंटीमीटर ऑफ द रेन इन अ ईयर। तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी कितनी जगह पर, एक स्क्वायर मीटर के एरिया पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी बाय द रेन्स, अगर जो वहां पर रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर अगर रेन होती है तो इस स्क्वायर में कितना एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इस सरफेस पे, यानी कि एक तरीके से ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी रेन ड्रॉप्स की थी वो यहाँ पर कितनी ट्रांसफर हो रही है। या इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आकर टकराया है अगर रेन ड्रॉप्स, तो कितना होगा, कितना यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एनर्जी जो मौजूद है रेन ड्रॉप्स के पास वो टकराने में कितना उन्होंने ट्रांसफर किया है वो चीज हमें बतानी है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो अ, हमने एक कंसीडर किया वो ये है कि एवरेज मास रेन ड्रॉप का कितना हो गया, 3 × 10⁻⁵ केजीज, और टर्मिनल वेलोसिटी दे रखा है 9 मीटर पर सेकंड। तो रेन ड्रॉप अगर कुछ ऐसी फॉल हो रही है हमारी, यानी कि अ, इस पे जो हाइट बात करी ना कि साल भर में 100 सेंटीमीटर अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो कितना हो जाएगा, इस पानी की हाइट कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं वो होता है 10⁻³ kg मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एरिया जो बात करी है कि कितने एरिया पर हो रहा है वो कितना है, वो दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया की बात करी थी। यानी कि अगर हम लोग एक वॉल्यूम की बात करें कि कितने वॉल्यूम पर हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, ये एक्चुअली क्या है कि एरिया ऑफ द सरफेस हो गया 1 मीटर स्क्वायर, उसके बाद ये यहाँ से वॉल्यूम है कि इतने में कितना वॉल्यूम है वो हो जाएगा यहाँ पर 1a × 1h, 1 मीटर ही है ना ये, और ये भी 1 मीटर ही है, तो a × h मिलकर ये स्क्वायर है 1 मीटर स्क्वायर × 1 मीटर, तो बन गया 1 मीटर क्यूब। अब आता है कि मास ऑफ वाटर ड्यू टू रेन, तो कितना मास यहाँ पर आया, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लेंगे। डेंसिटी जानते हैं हम लोग कितना होता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जब करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻³ kgs की इतनी इतना मास आ गया है। तो बस अब हम लोग एनर्जी ट्रांसफर आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो टोटल मास होगा वो कितना हो जाएगा, ½ mv², यानी कि 1/2 × 10⁻³ × 9 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 40.5 × 10⁻³ जूल्स, यानी कि 4.05 × 10⁻⁴ जूल। ऑप्शन जो हमारा सी है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A ball of mass m is dropped from a height h on a massless platform fixed at the top of a vertical spring as shown below. The platform is depressed by a distance x. What will be the value of spring constant? तो एक बॉल है जिसका कि मास m दे रखा है और उसको कुछ सर्टेन हाइट h से ऐसे ड्रॉप किया गया। तो h से जब इसको ड्रॉप किया जाएगा तो क्या होगा, h से हाइट पर होने का मतलब ही है कि उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। वो एक मासलेस प्लेटफॉर्म पर जिसके के नीचे की स्प्रिंग लगी हुई है उस पे आकर टकराया, जिसके कारण से जो स्प्रिंग होगी वो थोड़ी सी दबेगी। तो सोचिए इस चीज को कि जिस एनर्जी के साथ वो मौजूद थी कुछ हाइट h पर, उसके कारण से कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी पर, और वो काइनेटिक एनर्जी जब उस पे कोलिजन हुआ, यानी कि बॉल जाकर टकराई स्प्रिंग के ऊपर जो लगे वो प्लेटफॉर्म था, उसके कारण से उतनी एनर्जी उसने ट्रांसफर कर दी स्प्रिंग को, जो कि फिर से स्टोर हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो बस यही
इन्हीं चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे, जो भी x की वैल्यू है उसको फाइंड करने मतलब x उन्होंने बता दिया कि x इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिससे कि हमें निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट। x तो दे रखा है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें बताना है, तो बस निकाल सकते हैं आसानी से। वही एनर्जी कन्वर्जन है यहाँ पर, सिंपल सा। तो देखिए, इसको सॉल्व करिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, आइए इस पे थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं इस चीज़ को लेकर कि जो ये मास है, जो कि m था और कुछ हाइट h पर था, तो उसके पास क्या होगा? एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। बस हमें ध्यान ये देना है कि जो हाइट दे रखी थी, वो इससे ऊपर दे रखी थी, कि यहाँ से यहाँ तक हाइट h थी। अब जब ये बॉल आकर टकराई है, तो उस समय थोड़ा-सा और यहाँ पर डिप्रेस हुई है, यानी कि x अ, तक ये पहुँच गई, यानी कि जो डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना कंट्रीब्यूट करेगा पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ जाएगी, वो हो जाएगी mg h प्लस x। mg h प्लस x, ये क्यों निकल कर आया, बात समझ पे आई? क्योंकि h तो तब थी ना हाइट, जब यहाँ से हम लोग देख रहे थे। अब बॉल टकराने के बाद ये थोड़ा और दब गई है, तो ये भी तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसको ट्रांसफर होगी। कहाँ जाएगी वो? यहीं ट्रांसफर होगी। तो वो जो है, ये हो गया h और ये x, यानी कि h प्लस एक्स। mg h प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई पे, तो बन जाएगा के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg h प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर को नीचे डिवाइड पर ले आएंगे, तो बन जाएगा k इज इक्वल टू 2mg h प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट में वाई आई प्लस एक्स जे, यानी कि एक ऐसा फोर्स है जो 2 डायमेंशन में एक्ट हो रहा है, और किस पे? एक पार्टिकल पर एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ xy plane. Starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to the point a comma 0 and is then taken parallel to the y-axis to the point a comma a. The total work done by the force is, तो हमें वर्क डन बताना है इस फोर्स की वजह से कितना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो फोर्स हमें दिख रहे हैं, वो एक तरीके से स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। तो क्या ये हमारा कंजर्वेटिव होता है या नहीं होता है? अगर होता है, तो फिर हम कैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकालते हैं, वो उसका रिलेशन कैसा होता है वर्क डन का? ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट आउट किया था कि ये जो फोर्स दे रखा है, वो एक तरीके का स्प्रिंग फोर्स जैसा है, और दूसरा हमें टोटल वर्क डन निकालना है कि इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि वर्क डन निकाल लेंगे, कि वर्क डन जो होगा हमारा पहले वाले उस पे, कि क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, कहाँ तक? a कॉमा 0 तक। तो पहला वर्क डन हमने निकालने के लिए क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन और f डॉट dx। f जो है हमारा, ये वेक्टर में दे रखा है ये, और dx हो जाएगा इस डायरेक्शन पर, यानी कि i डायरेक्शन पर। तो ये i dx हो गया। फिर यहाँ पर जो i वाले कंपोनेंट हैं, ये क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बाकी जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर जो ये वाला कंपोनेंट है x वाला, वो कितना है? 0। सॉरी, जो y वाला कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, वो कितना है? 0। तो जब यहाँ पर रखेंगे कोऑर्डिनेट को, तो y कोऑर्डिनेट हमें 0 पुट करना पड़ेगा, जिसके कारण से ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और i डॉट j जो होता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है,
या जे डॉट आई जो होता है वो 0 होता है, तो ये भी 0 ही हो गया। तो जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो जो वर्क डन 1 वाला है वो पूरा का पूरा 0 ही हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई इसको वर्क नहीं करना पड़ा। फिर है यहाँ पर दूसरा वर्क डन निकालने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या है हमारे पास कि W2 इज इक्वल टू 0 टू ए एफ डॉट डी वाई। 0 टू ए हो गया माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, और यहाँ से इस डायरेक्शन पर जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? जे डी वाई है। ओके, तो यहाँ पर जो जे डी वाई है, बस अब यहाँ पर अंतर ये है कि इस पॉइंट के लिए अगर हम लोग देखें तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई जो है वो ए कॉमा ए है। यानी कि पहले तो हम लोग ये जो एक्स और वाई है इन पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए और ए। हमने पुट कर दी ए और ए। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो अ, ये वाले हैं हमारे, वो आ जाएंगे बाहर। ये बन जाएगा माइनस के ए 0 टू ए डी वाई इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस के ए स्क्वायर, क्योंकि जे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट में, ये वाला 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जे डॉट जे 1 बना लेंगे और आई डॉट जे बना लेंगे 0, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट होएगा, बचेगा सिर्फ माइनस के ए, और जे डॉट जे हो गया 1 और बचा डी वाई। इंटीग्रेशन 0 टू ए, तो 0 टू ए डी वाई जो हो जाएगा वो ए ही निकल कर आ जाएगा, यानी कि माइनस के ए स्क्वायर। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो हो जाएगा W बराबर W1 प्लस W2, यानी कि 0 माइनस के ए स्क्वायर, यानी कि माइनस के ए स्क्वायर, जिससे कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that a length of 60 centimeters hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kgs. What is the work done in pulling the entire chain on the table? यानी कि कोई चीज ऐसे लटकी हुई है, और वो कौन सी चीज है? चेन है। चेन लटकी हुई है, यानी कि चेन जो होती है वो ऐसे लटकी हुई है अगर, तो उसको ऊपर खींच कर लाना है टेबल पर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो लटका कितना है उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना पोर्शन लटका हुआ है उसका हम लोग मास निकाल लेंगे, और वहां से सेंटर ऑफ मास को देखते हुए या हम लोग इंटीग्रेट करते हुए भी निकालेंगे तो भी आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ फाइंड करेंगे। तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा ये मास अपॉन लेंथ, यानी कि मास कितना दे रखा है? 4 kg है टोटल मास, और लेंथ कितनी है? 2 मीटर है, यानी कि 4/2, यानी कि 2 kg मीटर पर सेकेंड। जिससे कि हाँ, अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका जो 60 सेंटीमीटर है वो इस तरफ है, और बाकी जो बचा है वो इधर। ठीक है, तो मास ऑफ 0.6 मीटर चेन का कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 2, यानी कि 1.2 kgs, इतना इसका मास हो जाएगा। तो जो हाइट होगी सेंटर ऑफ मास की, वो कितनी हाइट है? वो 0.3 मीटर्स निकल कर आ जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास उसके आधे पर ही होगा, सिंपल सी बात है। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा W इज इक्वल टू एम जी एच। तो M कितना है हमारा यहाँ पर? 1.2। G कितना होगा? 10। और हमें इसको ऊपर कितना पुल करना है? तो वो पुल करना है हमें सेंटर ऑफ मास। देखिए, खींचना हमें टोटल मास को है, बट वो पूरा का पूरा मास क्या है? एक तरीके से कंसंट्रेटेड है इस पॉइंट पर। तो हम ये मान सकते हैं कि हमें इस मास को ऊपर खींचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंसीडर करना है कि पूरा मास इधर है, इस पूरी लेंथ का मास इधर है, और इतनी ही लेंथ को ऊपर पुल करना है, यानी कि 0.3 मीटर्स को, या इतना ही हैंग है इधर से, उतने पर ही हमें एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करनी है। तो 1.2 इंटू 10 इंटू 0.3, यानी कि 3.6 जूल, जिससे कि आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये आज की लास्ट प्रॉब्लम है, कि अ 70 kg मैन लीप्स वर्टिकली इनटू द एयर फ्रॉम अ क्राउचिंग पोजीशन, यानी कि ऐसे ऐसे उकड़ू बैठकर उछला। तो टू टेक द लीप मैन पुशेस द ग्राउंड विद अ कांस्टेंट फोर्स F टू रेज हिमसेल्फ। लीप यानी कि एक ऐसा छलांग मारने के लिए होता है।
तो ग्राउंड में कितना पुश लगाया उसने, कुछ कांस्टेंट फोर्स F। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 0.5 मीटर बिफोर ही लीप्स। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उछलने के जस्ट पहले कितना राइज करी, 0.5 मीटर्स। तो आफ्टर द लीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय अनदर 1 मीटर, यानी कि जब उछाल मारी तो 1 मीटर और हुई। होता है नहीं, जब हम दब के बैठे हों और उछलने वाले हों, तो जब उछलेंगे जमीन छोड़ने के पहले तो हमारी बॉडी कुछ उठेगी, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ हाइट राइज करेगा, और उसके बाद जब उछलेंगे और, तो सेंटर ऑफ मास कह लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा और भी यहाँ पर हो आगे बढ़ेगा। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को इंटरचेंजेबली यूज किया है, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ और फाइनाइट साइज की बॉडी के लिए दोनों सेम होते हैं, वरना दोनों अलग अलग होते हैं। फिर यहाँ पर है कि द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मसल्स इज, तो मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर हुआ है, यानी कि हमें टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम हमें देखना होगा। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस पे क्या है कि हम पहले कंसीडर करेंगे कि इधर से या कुछ हाइट पर सेंटर ऑफ मास था और वहां से फिर ये राइज कर गया 0.5, और इससे राइज करने के बाद ये इधर राइज हुआ, यानी कि अ, ये हो गया, ठीक है, ये 1 मीटर राइज हो गया। तो ग्राउंड से अगर हम लोग देखें तो 1 मीटर, 0.5 मीटर प्लस 0 सॉरी 0.5 मीटर प्लस x मीटर। तो पावर जो होता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो dp बाई dt इज इक्वल टू f डॉट dv बाई dt। तो टू डिलीवर मैक्सिमम पावर dp बाई dt जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, जिसके लिए अगर हम लोग निकालना चाहें तो p मैक्स हो जाएगा 6.26 इंटू 10⁻³ वॉट्स। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।